देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर। अभी हमने हिस्टोरिकल पार्ट डिस्कस कर लिया। हिस्टोरिकल पार्ट हमने देखा कि जब डबल क्रॉस बन गया तो उसका जो परफॉर्मेंस था वो कंपोजिट के कंपेयर में थोड़ा सा कम था। इट्स ओके। तो उसके बाद तो साइंटिस्ट ने और कुछ इंस्टीट्यूशन ने सिंगल क्रॉस के बारे में सोचा। तो उससे तो क्लियर है कि डबल क्रॉस किसमें होता है, सिंगल क्रॉस भी होता है। इसके अलावा थ्री वे क्रॉस होता है, टॉप क्रॉस होता है, कुछ वैराइटल क्रॉस होता है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्या होता है। तो मेज में जो हाइब्रिडेशन होता है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट सिंगल क्रॉस कर सकते हैं, सिंगल क्रॉस। सेकंड डबल क्रॉस होता है, लेकिन हम थ्री वे क्रॉस पहले रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्रॉस के बाद सेकंड थ्री वे क्रॉस, थ्री वे के बाद डबल क्रॉस, देन टॉप क्रॉस एंड वैराइटल क्रॉस। ठीक है, सिंगल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, डबल क्रॉस, टॉप क्रॉस और वैराइटल क्रॉस। ओके, अब देखिए हमने इसका सीक्वेंस क्यों चेंज किया, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस को हमने सिंगल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस कहा क्योंकि इसमें जब फीमेल और मेल का यूज करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप का मेल होना चाहिए, किस टाइप का फीमेल होना चाहिए, तो उसका एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो सिंगल क्रॉस में एज ए फीमेल किस प्रकार के वैरायटी को या किस प्रकार के लाइन को यूज करते हैं, उसको इसमें सभी में किस प्रकार के लाइंस को यूज करते हैं उसको देख लेते हैं एज ए फीमेल और मेल। ठीक है, तो जब भी हम सिंगल क्रॉस बनाते हैं, सिंगल क्रॉस मतलब ए लाइन इनटू बी लाइन। ए लाइन क्या होना चाहिए हमेशा, इनब्रीड, और बी लाइन भी क्या होना चाहिए, इनब्रीड। यानी जब दो इनब्रीड के बीच क्रॉस कराते हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल भी इनब्रीड होगा और मेल भी क्या होगा, इनब्रीड होगा। इट्स ओके। देन थ्री वे क्रॉस में क्या होगा, हम फीमेल को सिंगल क्रॉस करेंगे, यानी सिंगल क्रॉस को एज ए फीमेल यूज करेंगे। जैसे ये दो इनब्रीड का एक सिंगल क्रॉस हो गया F1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये F1 क्या है, ये एक सिंगल लाइन का क्रॉस है, सिंगल क्रॉस। और इसका हम किसी और पेरेंट से सी से कराते हैं, सी जो कि इनब्रीड होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्री वे क्रॉस। थ्री वे क्रॉस में क्या किया हम एक इनब्रीड को एज ए मेल यूज किए और एक सिंगल क्रॉस को एज ए फीमेल यूज किए। ठीक है, तो थ्री वे क्रॉस में हमेशा फीमेल क्या होगा, सिंगल क्रॉस। ठीक है, और मेल इनब्रीड। देन डबल क्रॉस, डबल क्रॉस में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों सिंगल क्रॉस होंगे, यानी ए बी, ए क्रॉस विद बी इसका F1 एंड सी क्रॉस विद डी इसका F1, यानी दो सिंगल क्रॉस होगा, इन दोनों का क्रॉस करा दिए, ये जो बनाया क्या हो गया, डबल क्रॉस का प्रोडक्ट हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, सिंगल क्रॉस होंगे। सिंगल क्रॉस फीमेल भी होगा और सिंगल क्रॉस मेल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस में क्या करते हैं, एक ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का हम एक इनब्रीड लाइन से क्रॉस कराते हैं। तो टॉप क्रॉस में फीमेल किसको यूज करते हैं, एक ओपीवी को, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी को। ठीक है, एक ओपन पोलिनेटेड वैरायटी होगा जिसको हम एज ए फीमेल यूज करेंगे, और एक इनब्रीड होगा जिसको हम एज ए मेल यूज करेंगे टॉप क्रॉस में। वैराइटल क्रॉस में क्या होगा, हमेशा दोनों के दोनों ओपीवी होंगे, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी एज ए फीमेल एंड ओपन पोलिनेटेड वैरायटी एज ए मेल। ठीक है, तो अब देख रहे हैं पूरे मेज की क्रॉसिंग प्रोग्राम में हमने यहाँ तक इनब्रीड यूज किया है, या तो सिंगल क्रॉस या ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। अब इसका कैरेक्टर देख लेते हैं क्या होगा। जैसे अगर सिंगल क्रॉस कराते हैं, इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, क्या मशीनरी ये कितना यूजफुल है और इसमें अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ये देख लेते हैं। इसको कैरेक्टराइजेशन इसका देख लेते हैं, कैरेक्टर कर सकते हैं, कैरेक्टर। अब इसमें सबसे कम वेरिएबिलिटी होगी, दो सिंगल लाइन की जब क्रॉस को हम देखेंगे तो उसमें वेरिएबिलिटी कम होगी, बिल्कुल कम होगी, क्योंकि जब F1 होता है उसमें सेग्रीगेशन नहीं होता। ठीक है, तो F1 में दोनों के दोनों कैरेक्टर कंबाइन हो जाते हैं, तो उसमें हमेशा होमोजेनिटी होती है। तो F1 क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म। थ्री वे क्रॉस का एक इनब्रीड लाइन और एक सिंगल क्रॉस का जब कराएंगे तो स्लाइटली वेरिएबल होगा।
स्लाइटली वेरिएबल, यानी थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा। सिंगल क्रॉस और एक हिब्रिड का क्रॉस कराते हैं, वो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्लाइटली वेरिएबल होता है, थोड़ा बहुत वेरिएबल होता है। लेकिन जब भी हम डबल क्रॉस में आते हैं, इनमें वेरिएबिलिटी बढ़ दी जाती है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। उसके बाद टॉप क्रॉस में ये इससे थोड़ा ज्यादा वेरिएबल होगा, वेरिएबल ही कह सकते हैं। वेरिएबल होने के साथ साथ इसकी एडेप्टिविटी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हम एक ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ इसका क्रॉस कराते हैं। जब भी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराएंगे या ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का यूज करेंगे, वो हाईली वेरिएबल होगा, हाईली वेरिएबल के साथ साथ हाईली एडेप्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये ओपन होता है, ओपन पोलिनेटेड मींस ज्यादा से ज्यादा चांस होता है किसी भी टाइप के पोलन आके उसको उसमें पोलिनेट कर देते हैं। इसमें कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल पोलिनेशन करते हैं वो कैरेक्टर वाइज होता है। जैसे हम कंट्रोल पोलिनेशन कैसे करेंगे, हमारे मन में एक डिजायरेबल कैरेक्टर होगा ना, जैसा कैरेक्टर हमको डेवलप करना है, उसी के अकॉर्डिंग किसी पेरेंट से किसी मेल पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो लिमिटेड हो गया ना, सो वेरिएबिलिटी कम हो गई। जब वेरिएबिलिटी कम होती है पॉपुलेशन में, उसकी जो एडेप्टिबिलिटी होती है वो कम होती है। ओके, जब दो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का क्रॉस कराएंगे तो ये हाईली वेरिएबल होगा। अब देखिए, अगर सीड यूटिलाइजेशन की बात करें तो कमर्शियली ये वाला जो सिंगल क्रॉस का है वो ज्यादा सुटेबल है। लेकिन अगर पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का होगा, क्योंकि इसको हम वेरिएबल एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसकी एडेप्टिबिलिटी अधिक होगी, तो अगर एनवायरनमेंट वेरी करेगा, क्लाइमेट वेरी करेगा, तो वहां भी एडाप्ट हो सकता है। ठीक है, सीजन, किस सीजन में इसको यूज किया जाता है। मेज को हम रबी और खरीफ दोनों में यूज कर सकते हैं। रबी की बात करें तो इसका जो सोइंग होता है वो नवंबर टू दिसंबर। तो अगर खरीफ की बात करें, खरीफ में इसकी सोइंग कब होती है, ये मिड जुलाई होता है। यानी मेज को हम रबी और खरीफ दोनों में यूज कर सकते हैं। इसका आइसोलेशन की बात करें, अगर आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है, आइसोलेशन डिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्या होता है कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए, हम फॉरेन पोलन को अवॉइड कर सकें, रोक सकें। ठीक है, आइसोलेशन कितना होगा ये भी डिपेंड करता है कि हम सेम करनाल को सेम करनाल के लिए कर रहे हैं या फिर डिफरेंट करनाल के लिए कर रहे हैं। अगर करनाल और कलर दोनों वेरी करता है, जिसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। अगर सिमिलर है तो उसका आइसोलेशन डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो सेम करनाल और कलर के लिए सेम करनाल एंड कलर, डिफरेंट करनाल एंड कलर। सेम के लिए हम अगर फाउंडेशन की बात करें और सर्टिफाइड की बात करें, यानी हम क्रॉसिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक वैरायटी है जिसमें डिफरेंट करनाल कलर है, डिफरेंट करनाल है, ठीक है, करनाल और कलर दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए फाउंडेशन जो सीड है वो फाउंडेशन के लिए 600 मीटर हो जाएगा और सर्टिफाइड के लिए 300 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब भी हमारी वैरायटी में करनाल कलर का डिफरेंसेस नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 400 मीटर रखेंगे फाउंडेशन के लिए और सर्टिफाइड के लिए 200 मीटर रखेंगे। अब देखिए, ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है इसको हम वेरी कर सकते हैं, कम और अधिक कर सकते हैं। यू कैन से इट कैन बी मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। और किस पे डिपेंड करेगा कि हम बॉर्डर रो जो है वो मेल का बॉर्डर रो जो लगाते हैं वो कितना लगाते हैं। जैसे जैसे मेल बॉर्डर रो का नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आइसोलेशन डिस्टेंस कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे डिपेंड करता है कि अगर हम तो इस आइसोलेशन डिस्टेंस को हम 200 मीटर से भी कम कर सकते हैं। कैसे कि हम ये लेस देन 200 मीटर का कंडीशन इसमें क्या है, जब हम बॉर्डर रो को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बॉर्डर रो को बढ़ाएंगे, मेल वाले बॉर्डर रो को बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, बॉर्डर रो में मेल लगता है। ठीक है, तो बॉर्डर रो को बढ़ाएंगे तो हम ये आइसोलेशन डिस्टेंस कम कर सकते हैं। अब ये कितना कम हो सकता है, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर पर बॉर्डर रो। यानी एक बॉर्डर रो लगाएंगे तो 12.5 मीटर के आसपास 12.5 मीटर कम कर लेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस। ओके, और ये 5 बॉर्डर रो हम बढ़ा लेते हैं। अगर हम बॉर्डर रो मेल की संख्या बॉर्डर रो में मेल की संख्या 5 कर लेते हैं, 5 लाइन, तो क्या करेंगे, लगभग 65 मीटर के आसपास हम आइसोलेशन डिस्टेंस कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी पर बॉर्डर रो
12.5 मीटर हम डिस्टेंस कम कर लेते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो ये स्पेसिंग कितना रखना है, जब ये मेल या फीमेल लाइन लगाते हैं तो उसमें स्पेसिंग कितना रखना है। स्पेसिंग की बात करें अगर, स्पेसिंग में देखिए, अगर हम क्रॉप को सोइंग कर रहे हैं, मेज के सीट को सोइंग कर रहे हैं, तो ये दो टाइप से सोइंग होता है इसका। फर्स्ट राइजेस कर सकते हैं एंड फुरो पे भी कर सकते हैं। जैसे फुरो क्या होता है, आप देखते हैं ऐसे, जब हम खेत की जुताई करते हैं, एक तो ये नाली टाइप होता है, यहाँ पे भी सोइंग कर सकते हैं, और एक ये जो राइज वाला पोर्शन होता है, इसे भी सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेज के ग्राफ को यहाँ भी यूज कर सकते हैं और यहाँ भी यूज कर सकते हैं। स्पेसिंग जो है फीमेल के लिए अलग रखते हैं और मेल के लिए अलग रखते हैं, फीमेल एंड मेल। फीमेल के लिए स्पेसिंग क्या होगा, 60 into 20, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एंड रो टू रो डिस्टेंस। अब 60 into 22 ये हो सकता है 75 into 30, इट्स डिपेंड ऑन आवर एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए मेल के लिए ये सिंगल होता है 45 into 30। मेल में रो टू रो डिस्टेंस कम होता है, फीमेल में रो टू रो डिस्टेंस अधिक होता है। ये सी टू सी डिस्टेंस है और ये रो टू रो डिस्टेंस है। ठीक है, फीमेल में 60 to 75 हो सकता है रो टू रो डिस्टेंस, एंड स्पेसिंग 20 to 30 हो सकता है सी टू सी। ठीक है, मेल में 45 रो टू रो डिस्टेंस, सी टू सी 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। ओके, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं सीड रेट, यानी कितना सीड लगेगा जब हम मेल और फीमेल लाइन लगाएंगे। तो फीमेल के लिए आपको पता है कि जब भी हम मेल लाइन लगाते हैं तो मेल की संख्या कम होती है और फीमेल की संख्या अधिक होती है। तो सिंपल सी बात है, सीड रेट फीमेल का क्या होगा, अधिक होगा। ये होता है 7 to 10 kg पर हेक्टेयर। मेल की बात करें, ये होगा 3 to 4 kg पर हेक्टेयर, क्योंकि मेल की संख्या कम होती है, हम मेल का सीड भी कम लगेगा। नेक्स्ट रेशियो, रेशियो की बात करते हैं, कितने फीमेल लगाना है कितने मेल लगाना है, रेशियो में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। रेशियो में अगर हम सिंगल क्रॉस की बात करें, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस और 3 क्रॉस। सिंगल क्रॉस के लिए इसका रेशियो हम रख सकते हैं 4:2, यानी 4 लाइन मेल फिर 2 लाइन, सॉरी 4 लाइन फीमेल, 2 लाइन मेल, 2 लाइन मेल, फिर 4 लाइन फीमेल, फिर 2 लाइन मेल। ये रेशियो होता है। ठीक है, सिंगल के लिए। बाकी के लिए 6:2 कर सकते हैं, यानी ये लाइन फीमेल लाइन बढ़ के 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, then 1 2 मेल, then 1 2 3 4 5 6 फीमेल, 1 2 मेल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 लाइन फीमेल का, 6 लाइन फीमेल का, 2 लाइन मेल का, तो रेशियो होता है। ठीक है, यानी ये 2 लाइन है, ये 6 लाइन को पॉलिनेट कर सकता है। ठीक है, रेशियो के बाद हम बात करते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर इनब्रीड और सिंगल क्रॉस के लिए 4 लाइन करते हैं, यानी 4 लाइन जो है वो मेल का हम बॉर्डर लगा सकते हैं, और अदर के लिए 3 लाइन, 4 या 3 लाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनब्रीड और सिंगल क्रॉस के लिए 4, अदर के लिए और अदर 3 लाइन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर, यानी इसमें फर्टिलाइजर कितना यूज होता है। फर्टिलाइजर की बात करें तो पूरे क्रॉप सीजन में मेज में हम लगभग 200 kg के आसपास नाइट्रोजन यूज करते हैं, 50 kg के आसपास फास्फोरस यूज करते हैं और 100 kg के आसपास पोटाश यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसल एप्लीकेशन करते हैं। बेसल एप्लीकेशन में सबके आधे आधे अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, तो 100 kg नाइट्रोजन और टोटल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड हाफ अमाउंट ऑफ पोटाश यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग करते हैं। फर्स्ट टॉप करेंगे तो ये 50 kg नाइट्रोजन देंगे और ये फास्फोरस और पोटाश नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड टॉप ड्रेसिंग में क्या करेंगे, सेकंड टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो 50 kg नाइट्रोजन देंगे और रिमेनिंग का जो पोटाश है ये दे देंगे। ठीक है, यानी 3 बार फर्टिलाइजर अप्लाई हो सकता है फर्स्ट बेसल मेथड में। फास्फोरस के सभी अमाउंट को दे देंगे। ठीक है, पोटाश के 50 kg को देंगे और जो हमारा नाइट्रोजन है उसका 100 kg देंगे। बाकी सेकंड ड्रॉप ड्रेसिंग में सिर्फ हम नाइट्रोजन देंगे और थर्ड ड्रॉप ड्रेसिंग में जितना भी बचा हुआ हमारा फर्टिलाइजर है उसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसमें डीएपी का फोलियर एप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, तो फोलियर एप्लीकेशन जब करेंगे हम पत्ती पे जब छिड़काव करेंगे तो उसका डीएपी का छिड़काव करते हैं। डीएपी 2% डीएपी का छिड़काव करेंगे फोलियर एप्लीकेशन में, कब एट 50% लेवल,
यानी 50% जब फ्लावरिंग आ जाएगी इसमें मेज में, तो उसमें 2% डीपी का छिड़काव करेंगे। उसके बाद इन केस ऑफ जिंक डिफिशियंसी, अगर हमारे क्रॉप में जिंक की डिफिशियंसी दिख रही है तो उसमें क्या करेंगे, ZnSO4 का यूज करेंगे, ठीक है, जिंक सल्फेट का। इन केस ऑफ जिंक डिफिशियंसी इसमें क्या करेंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट। जिंक डिफिशियंसी हो जाती है तो ZnSO4 का यूज करते हैं कितना, 25 kg पर हेक्टेयर, 25 kg के हिसाब से जिंक डिफिशियंसी में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजर। इसका हमारा क्रॉप तैयार हो गया है, फ्लावरिंग आ गई है, ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे ये सब हम फर्टिलाइजर देते हैं प्रीमियम वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्लावरिंग आने के बाद हमको क्रॉसिंग करना है। क्रॉसिंग के पहले हम क्या करेंगे, फीमेल लाइन तैयार करेंगे। फीमेल लाइन तैयार करने के लिए डीटचलिंग करेंगे, यानी जितने हमारे फीमेल लाइन होंगे उसमें से मेल पार्ट्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, डीटचलिंग। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, डीटचलिंग। डीटचलिंग में क्या होता है, सिंपल उसके टसल को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कर सकते हैं रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स आर टसल फ्रॉम फीमेल लाइन। फीमेल लाइन से ही तो हम मेल पार्ट्स को हटाएंगे, तो फीमेल लाइन बनेगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या होता है, जब भी हम डीटसलिंग करते हैं, टसल को हटाते हैं तो उसको पार्शियली रिमूव नहीं करते हैं, फुल्ली रिमूव करते हैं, टोटल का टोटल। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हाथ से उसके टसल के बेसल को होल्ड करते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं टाइटली, एंड सेकेंड हैंड से क्या करते हैं, क्रॉप को पकड़ते हैं, प्लांट्स को, मेज के प्लांट्स को पकड़ते हैं, ठीक है, एंड देन पुल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ जर्क, यानी झटके से इसको उखाड़ के फेंकते हैं, ठीक है। जब इसको एक हाथ से होल्ड करेंगे और उसके एक हाथ से पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको उखाड़ देंगे झटके के साथ, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये जो टसल होगा वो अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टसल बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, डीटसलिंग के बाद, डीटसलिंग जो होता है वो एंथेसिस के पहले होता है, जिसमें डीटसलिंग जो है बिफोर एंथेसिस यानी फ्लावरिंग के पहले, ठीक है। कब कब करते हैं, 14 डेज तक करते रहते हैं, 14 दिन तक इसको देखेंगे कोई और टसल नहीं निकला, क्योंकि सबके फ्लावरिंग एक साथ आते नहीं है, सबके टसल भी एक साथ नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे टसल निकलता रहता है इसको हम रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। ये 14 डेज तक हम इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि कौन सा टसल आया है, कौन सा निकालना है, ठीक है, एंथेसिस के पहले। इसके बाद क्या करते हैं, रॉगिंग करते हैं। रॉगिंग मतलब रॉगिंग में क्या होता है, हम सिंपल अनवांटेड प्लांट्स को जो है अनरिलेटेड प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और रेगुलर बेस पे एक समय अंतराल पे हम अपने फीमेल लाइंस में भी हम देखते रहते हैं कि कौन कॉप के बेस पे, कर्नाल कलर के बेस पे, ठीक है, कॉप सेटिंग के बेस पे क्या हमारा हाइब्रिड सही नहीं है, ठीक है, कॉप में उसके जो दाने हैं वो सही नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, लाइन से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यानी कॉप के बेस पे, पोजीशन के बेस पे, कॉप का पोजीशन क्या है, ठीक है, उसके बेस पे, सीड सेटिंग के बेस पे, कर्नाल कलर के बेस पे, कर्नाल के बेस पे हम क्या करेंगे, रॉगिंग करते रहेंगे। यानी हमारे फीमेल लाइंस में जितने भी हम क्रॉस बनाए हैं उसमें अच्छे अच्छे सीड सेटिंग वाले क्रॉप्स नहीं दिख रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये तो हम करते ही रहेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे शेडिंग वाले टसल हैं, जिससे हम क्रॉस बनाते हैं, तो एक टसल, एक फ्लावरिंग वाले टसल को जिसमें शेडिंग आ जाता है, जिसमें पोलन ग्रेन आ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, फीमेल में कॉप पे पोलिनेट कराते हैं, तो हमारा वहीं पे गिरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, रॉगिंग के दौरान जब भी रॉगिंग करेंगे, ये सब जब रिमूव करेंगे अनवांटेड क्रॉप को, तो उसमें क्या करेंगे, जितने शेडिंग के टसल है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो शेडिंग टसल को भी रिमूव करेंगे और एक समय अंतराल पे अनवांटेड जो हमारे प्लांट्स हैं उसको भी रिमूव करेंगे। तो इसके बाद रॉगिंग के बाद फील्ड इंस्पेक्शन आता है। फील्ड इंस्पेक्शन में सिंपल हम देखते रहते हैं, इसी फील्ड इंस्पेक्शन के बेस पे हम क्या करते हैं, रॉगिंग करते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के इंस्पेक्शन होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट इंस्पेक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव स्टेज होता है, वेजिटेटिव स्टेज यानी जब भी जब हमारा प्लांट्स ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, फ्लावरिंग के पहले। सेकंड और थर्ड जो होता है वो फ्लावरिंग के टाइम होता है, एट फ्लावरिंग स्टेज। फोर्थ जो होता है वो मैच्योरिटी स्टेज होता है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या करते हैं, अगर इसमें कुछ सॉर्टिंग वाले कॉब है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
किसी को में अगर सीट सेटिंग अच्छा नहीं हुआ उसको रिमूव कर देते हैं। मैच्योरिटी के दौरान हम देखते हैं किसी सीट में कोई डिजीज तो नहीं है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये फोर्थ जो इंस्पेक्शन होगा वो मैच्योरिटी स्टेज होगा। देन हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्टिंग अगर अनमेच्योर करना हो, ठीक है, अगर पॉपकॉर्न सीड कॉर्न पॉपकॉर्न वगैरह है तो अनमेच्योर क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर सीड के लिए करते हैं तो मैच्योरिटी थोड़ा सा इसका जो सीड होता है इसको ड्राइंग तक वेट करते हैं। ठीक है, मेन सिंपल अगर एक अप्रोक्स बात करें तो ये 20 टू 25% मॉइस्चर के अप्रोक्स इसको हार्वेस्ट कर देते हैं एट मॉइस्चर आप 20 टू 25%। ठीक है, तो जो कॉब में 20 टू 25% मॉइस्चर हो, ठीक है, तभी इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान देते हैं, मेल लाइंस को पहले हार्वेस्ट करेंगे उसको फिर से रिमूव कर देंगे। मेल हार्वेस्ट फर्स्ट एंड रिमूव फ्रॉम फील्ड। मेल को पहले हार्वेस्ट करके हटा देंगे ताकि कोई भी मिक्सचर ना हो। देन फीमेल को सेपरेटली हार्वेस्ट करते हैं, मेल और फीमेल का कोई मिक्सचर ना हो। ठीक है, उसका इसमें ये कोशिश करते हैं कोई वाइटल एडिशन ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में दो काम होता है। ठीक है, पहला डीहस्किंग, दूसरा सॉर्टिंग। ठीक है, डीहस्किंग क्या होता है, थ्रेसिंग में दो काम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डीहस्किंग करेंगे। डीहस्किंग क्या होता है, जो कॉब के ऊपर जो लीफ लगा होता है उसका कवर लगा होता है उसको हम रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं डीहस्किंग। डीहस्किंग यानी डीहस्किंग क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हस्क, रिमूवल ऑफ हस्क। इसके बाद क्या करते हैं, सॉर्टिंग। डी सॉर्टिंग कर सकते हैं या क्रॉप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉरी, क्रॉप सॉर्टिंग कहेंगे, डी सॉर्टिंग कहेंगे, क्रॉप सॉर्टिंग। क्रॉप सॉर्टिंग में क्या करेंगे, क्रॉप का इंस्पेक्शन करेंगे, क्रॉप को देखेंगे, उसमें से जो इल क्रॉप है या कम फील्ड सीड है, कोई डिजीज वाला सीड है, उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको कर सकते हैं रिमूवल ऑफ इल फील्ड, यानी जितने भी उसमें से क्रॉप में जो बीमार सीडी है, ठीक है, उसको इल फील्ड मतलब कर सकते हैं जो वीक हो। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसके साथ ही डिजीज वाले क्रॉप होंगे उसको हटा देंगे, रिमूवल ऑफ इल फील्ड, डिजीज क्रॉप, डिजीज क्रॉप। डिजीज क्रॉप के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से जितने भी वेरिएबल सीड वाले क्रॉप होंगे, करनाल वाले सीड होंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, क्रॉप विद वेरिएबल करनाल एंड कलर, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने से पहले हम ग्रेडिंग करते हैं। अगर हम कमर्शियल यूजेज के लिए अगर हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ग्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रेडिंग के बेस से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत अच्छे सीड है उसका अच्छा प्राइस मिलेगा, थोड़े से लोअर सीड है उसको थोड़ा सा लो प्राइस मिलेगा। अगर सीड मिक्सर होगा तो उसका प्राइस एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट जो है वो कम होने के चांस होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सीड ग्रेडिंग, सीड ग्रेडिंग, सीड को ग्रेड करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये अच्छे सीड है, सीड के साइज के बेस पे ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइज के ही बेस पे मक्के में ग्रेडिंग होता है। इसके स्मूथनेस के बेस पे भी ग्रेडिंग हो सकता है, प्रोटीन कंटेंट के बेस पे ग्रेडिंग हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिफरेंट बेंचमार्क होते हैं ग्रेडिंग के लिए। जैसे अगर हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोटीन क्वालिटी का, तो अच्छे प्रोटीन वाले सीड को हम अलग रखेंगे, उसके बाद अलग थोड़े लो प्रोटीन वाले को अलग रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेडिंग करेंगे सबसे पहले साइज के बेस पे करेंगे। तो साइज के बेस पे कैसे करते हैं, सीड के हेल्प से करते हैं। सी मतलब क्या होता है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो उसको सी मीन्स होता है आखा। आखा जिससे हम अगर उसको उसमें डाल के सीड को अगर ऐसे सेक करते हैं तो उसमें से जो सीड मतलब आंखें में जो होल होता है, जिस साइज का होगा उस साइज वाले सीड क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और बड़े सीड क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो ये जो सीव का यूज करते हैं तो 7.28 या 25 mm का जो होल होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग के लिए सीड ग्रेडिंग यूजिंग विथ 18 to 64 inch 7.28 mm सीव। ठीक है, इसकी सहायता से क्या करते हैं,
छोटे सीड को अलग कर लेते हैं और बड़े सीड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेडिंग पर बिना ट्रीट किए इसको स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि बिना ट्रीट किए अगर स्टोर कर दिए तो हो सकता है कि उसमें फंगस लग जाए, इंसेक्ट लग जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैप्टन एथिलम से कर सकते हैं, कैप्टन एथिलम इससे हम सीड ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कैप्टन एथिलम सब सीड ट्रीट करेंगे, ये क्या होगा 75% WP 70 kg 70 ग्राम 70 ग्राम पर केजी, यानी 1 kg सीड के लिए 70 ग्राम हम एथिलम या कैप्टन का यूज करेंगे, ठीक है। और 0.5 लीटर वाटर, यानी 1 kg सीड को ट्रीट करने के लिए हम आधा लीटर पानी लेंगे और 70 ग्राम एथिलम लेंगे। उसके बाद हम स्टोर करेंगे। स्टोर क्या कर सकते हैं, स्टोरेज हम कर सकते हैं क्लॉथ बैग में फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर इन क्लॉथ बैग। इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स हैं स्टोर करने का। बोरी में भी यूज किया जाता है, अगर हम बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो बोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। छोटे स्केल में काम हो रहा है तो क्लॉथ बैग में हम 1 ईयर के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं।